हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप अच्छे ही होंगे। इस कोविड-19 की महामारी ने हमारे जीवन में एक ठहराव सा ला दिया है। हम सब अपने घरों में लॉकडाउन के अंतर्गत कैद हुए बैठे हैं, किंतु हमारे हौसले बुलंद हैं। हम घरों में कैद होकर भी अपनी ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे हैं। हमें इस पैंडेमिक कोविड-19 से हिम्मत नहीं हारनी है, किंतु अपने कार्य को आगे बढ़ाते रहना है और हिम्मत से कार्य करना है। तो आइए आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम पहला चैप्टर लेते हैं, हेलो एल्केन्स and hello एरीन्स। हेलो अर्थात हेलोजेंस, ये ग्रुप 17 के तत्व होते हैं जिन्हें हम X के द्वारा निरूपित करते हैं। ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन हो सकते हैं। इस वर्ग का एस्टेटीन तत्व नहीं लिया जाता है, क्योंकि बच्चों आप सभी को मालूम है कि एस्टेटीन एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। एल्केन्स एंड एरीन्स हाइड्रोकार्बन्स हैं। एल्केन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अर्थात संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जैसे मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि, और एरीन्स बेंजीनोइक कंपाउंड अर्थात एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। जब हम एल्केन्स या एरीन्स में से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर उसकी जगह एक हैलोजन परमाणु जोड़ते हैं, तो एल्केन से हमें हेलो एल्केन अर्थात एल्किल हैलाइड, और एरीन से हमें हेलो एरीन अर्थात एरिल हैलाइड्स की प्राप्ति होती है। जैसे आप देख सकते हैं, मीथेन से जब हमने एक हाइड्रोजन परमाणु हटाया और उसकी जगह क्लोरीन परमाणु जोड़ा, तो हमें क्लोरोमीथेन या मेथिल क्लोराइड की प्राप्ति हो गई। और बेंजीन से जब हमने एक हाइड्रोजन परमाणु हटाया और क्लोरीन परमाणु को जोड़ा, तो हमें क्लोरोबेंजीन की प्राप्ति हो गई। तो इसका तात्पर्य है कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स क्या हैं बच्चों? हैलोजन डेरिवेटिव एल्केन्स या एरीन्स हैं। अब चलते हैं हम उनके क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण की तरफ। पहले मोनो हेलो एल्केन्स, जिन्हें हम एल्किल हैलाइड्स भी कहते हैं, जिनका सामान्य सूत्र CnH2n+1X है। ये वे एल्केन हैं जिनसे एक हाइड्रोजन परमाणु हटाकर हम हैलोजन परमाणु को जोड़ते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, RCH2X, RRCHX और RR3, दैट इज R3CX। RCH2X में आप देख रहे हैं कि हैलोजन परमाणु 1 डिग्री कार्बन या प्राथमिक या प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे हम प्राथमिक मोनो हेलो एल्केन कह सकते हैं। दूसरे में हम देख रहे हैं कि हमारा हैलोजन परमाणु द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसे हम द्वितीयक मोनो हेलो एल्केन कह सकते हैं। और तीसरे में 3 डिग्री कार्बन या तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे हम टर्शरी हेलो एल्केन भी कह सकते हैं। ये तो हुई मोनो एल्केन की बात। अब हम डाई हैलोजन एल्केन्स को देखते हैं। जैसे नाम ही बता रहा है डाई हैलोजन, इसका मतलब है कि ये एल्किल हैलाइड्स वे हैं जिनमें एल्केन्स के 2 हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर 2 हैलोजन परमाणु उनके स्थान को ग्रहण करते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं।
पहला जेमिनल डायहैलोजन एल्केन। जब दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु पर जुड़ते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर दो हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु पर जुड़े हुए हैं, तो उसे हम जेमिनल डायहैलोजन एल्केन कहते हैं। दूसरा है विसिनल डायहैलोजन एल्केन। जब हैलोजन परमाणु अगल बगल के कार्बन परमाणु पर उपस्थित हैं, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं एक हैलोजन परमाणु इस कार्बन पर और दूसरा हैलोजन परमाणु इस कार्बन परमाणु पर उपस्थित है, तो उसे हम विसिनल हैलो एल्केन्स कहते हैं। अब चलते हैं ट्राई हैलोजन एल्केन्स की तरफ। जैसे नाम ही बता रहा है, इसमें 3 हैलोजन परमाणु 3 हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर उनका स्थान ग्रहण करेंगे। इन्हें हम हैलोफॉर्म्स भी कहते हैं। ये नाम बहुत कॉमन है आपके लिए, जैसे CHCl3 क्लोरोफॉर्म, CHBr3 ब्रोमोफॉर्म और CHI3 आइडोफॉर्म। नेक्स्ट है टेट्रा हैलोजन एल्केन। यहाँ 4 हाइड्रोजन परमाणु को 4 हैलोजन परमाणु हटाकर उनका स्थान ग्रहण करते हैं, जैसे CCl4 टेट्राक्लोरोमीथेन, CBr4 टेट्राब्रोमोमीथेन और CI4 टेट्राआइडोमीथेन है। ये तो हुए आपके एल्किल हैलाइड्स, जिनमें हम लोगों ने देखा मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स, डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स, ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स और टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव्स। अब हम चलते हैं दूसरी कैटेगरी पर, वो है एलिलिक हैलाइड्स व वेनिलिक हैलाइड्स। एलिलिक हैलाइड्स ये ऐसे हैलोजन युक्त हाइड्रोकार्बन हैं जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड का होना आवश्यक है। इसमें हैलोजन द्विबंध वाले कार्बन परमाणु के बगल वाले कार्बन परमाणु पर अर्थात एलिलिक कार्बन परमाणु पर जुड़ता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 X है, तो यहाँ डबल बॉन्ड वाले कार्बन परमाणु है। इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन परमाणु के बगल वाले कार्बन परमाणु पर यह हैलोजन परमाणु जोड़ा है, अर्थात किस पर जोड़ा है? एलिलिक कार्बन परमाणु पर। इसी तरह आप इन स्ट्रक्चर्स में भी देख सकते हैं, ये है डबल बॉन्ड। इस डबल बॉन्ड यहाँ पर एक कार्बन है और इस डबल बॉन्ड कार्बन परमाणु के बगल वाले कार्बन परमाणु पर हैलोजन परमाणु जोड़ा है। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन परमाणु के बगल वाले कार्बन परमाणु पर हैलोजन जोड़ा है, अर्थात डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन परमाणु को हम एलिलिक कार्बन परमाणु कहते हैं और उससे बनने वाले जो हैलाइड्स होते हैं उन्हें हम एलिलिक हैलाइड्स का नाम देते हैं। दूसरी कैटेगरी है वेनिलिक हैलाइड्स। इसमें हैलोजन परमाणु डबल बॉन्ड वाले कार्बन परमाणु अर्थात वेनिलिक कार्बन परमाणु से ही जुड़ते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड CHX, ये C डबल बॉन्ड को बनाने में मदद कर रहा है, तो इस कार्बन को हम वेनिलिक कार्बन परमाणु कहते हैं। तो जब आपका हैलोजन परमाणु या तो इस कार्बन परमाणु से जुड़ता एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर या इस कार्बन परमाणु से जुड़ता, तो इस तरह के हैलाइड्स को हम वेनिलिक हैलाइड कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम बेंजिलिक हैलाइड्स पर। ये एक तरह का एलिलिक हैलाइड ही है, लेकिन यहाँ पर बेंजीन रिंग उपस्थित होने के कारण इसे हम बेंजिलिक हैलाइड कहते हैं। तो आप देख सकते हैं इन स्ट्रक्चर्स में कि ये डबल बॉन्ड है और इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन परमाणु के बगल वाले कार्बन परमाणु पर हैलोजन जोड़ा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड के कार्बन परमाणु के बगल वाले कार्बन परमाणु पर हैलोजन जोड़ा है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन परमाणु के बगल वाले कार्बन परमाणु पर हैलोजन जोड़ा है।
अर्थात सभी एलिलिक कार्बन एटम्स पर ही हैलोजन का योग हो रहा है, तो इसीलिए इसे हम बेंजोइक हैलाइड कहते हैं। अब यहाँ आप सबको ये ध्यान देना होगा कि हम इन बेंजोइक हैलाइड्स को हेलो एरीन या एरिल हैलाइड से कंफ्यूज ना करें। एरिल हैलाइड्स में हैलोजन परमाणु डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कार्बन बेंजीन रिंग का कार्बन है और डायरेक्टली यहाँ से हैलोजन परमाणु जोड़ा है, तो ये एक हेलोबेंजीन हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगल बगल की पोजीशन पर है, तो ये हमें एक ऑर्थो प्रोडक्ट डाई सब्स्टिट्यूटेड हैलोजन प्रोडक्ट प्राप्त हो गया। यहाँ पर एक के बाद एक पोजीशन पर आपका हैलोजन परमाणु जोड़ा है, तो ये एक हमारा मेटा डाई हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हो गया। और ये आमने सामने की पोजीशन पर यानी कि पैरा पोजीशन पर हैलोजन परमाणु डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए इसे हम एक पैरा डाई हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट कहते हैं। यहाँ पर हमने मोनोहेलो एल्केन्स, डाईहेलो एल्केन्स, ट्राईहेलो एल्केन्स, टेट्राहेलो एल्केन्स, एलिलिक हैलाइड्स, वेनिलिक हैलाइड्स और बेंजोइक हैलाइड्स को देखा, लेकिन इस चैप्टर में हमें अधिकतर मोनोहेलो एल्केन्स को ही पढ़ना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं इन एल्किल हैलाइड्स की प्रिपरेशन मेथड पर। इस वीडियो में हम केवल 2 ही मुख्य प्रोसेसेस को ले पा रहे हैं और बाकी सब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो पहला मेथड है हमारा एल्केन्स अर्थात सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। जैसे कि आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, ये बहुत ही सिंपल डायरेक्ट हैलोजनेशन या सीधे हैलोजनीकरण के द्वारा होता है। ये अभिक्रिया सनलाइट की उपस्थिति में होती है। जैसे मीथेन का जब हम क्लोरीनेशन कराते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो हमें क्लोरोमीथेन यानी कि मेथिल क्लोराइड और HCl की प्राप्ति होती है। ये अभिक्रिया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा देखने को मिलती है, तो इसीलिए इस अभिक्रिया को हम लैब में नहीं कर पाते हैं, क्योंकि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के दौरान हमें कई प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, मीथेन का क्लोरीनेशन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराने पर पहले हमें मेथिल क्लोराइड का कराने पर मेथिलीन डाइक्लोराइड, और मेथिलीन डाइक्लोराइड का जब क्लोरीनेशन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हम कराते हैं तो हमें क्लोरोफॉर्म, और फिर क्लोरोफॉर्म से हमें टेट्राक्लोरोमीथेन की प्राप्ति होती है। अर्थात ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा हमें बहुत से प्रोडक्ट्स प्राप्त होते हैं। लेकिन यदि हम इस प्रक्रिया को पहले ही स्टेप में रोक लें तो हम एल्किल हैलाइड्स की प्राप्ति कर सकते हैं। यानी कि ये मेथड लैब में बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रीज में इस मेथड को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आइए हम लोग एक प्रश्न देखते हैं, एक उदाहरण लेते हैं प्रोपेन का। प्रोपेन जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराता है तो हमें 2 प्रोडक्ट प्राप्त हो सकते हैं, 2 क्लोरोप्रोपेन या 1 क्लोरोप्रोपेन। अगर एक्सपेरिमेंटली देखा जाए तो 2 क्लोरोप्रोपेन मेजर प्रोडक्ट होता है और 1 क्लोरोप्रोपेन माइनर प्रोडक्ट, यानी कि ये अधिक मात्रा में मिलता है और ये कम मात्रा में मिलता है। और देखा गया है कि ये लगभग 55% और 1 क्लोरोप्रोपेन हमें लगभग 45% प्राप्त होता है। ये क्या प्रोडक्ट हमें मिलने हैं, अगर आपको याद होगा, मार्कोनिकॉफ के रूल से हम निकाल सकते हैं। यानी कि मार्कोनिकॉफ का रूल क्या है, एक शॉर्टकट है जिससे हम पता कर सकते हैं कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है। लेकिन इस मार्कोनिकॉफ के नियम के पीछे जो मुख्य कारण है वो है इन फ्री रेडिकल्स या मुक्त मूलकों की स्टेबिलिटी या उनका स्थायित्व। और जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो टर्शरी मुक्त मूलक होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्थायी होते हैं, उसके बाद 2 डिग्री वाले, और फिर लास्ट में प्राथमिक वाले जो हैं वो सबसे स्थायी होते हैं।
जैसे यहाँ पर इस कंपाउंड को हम देख सकते हैं, यहाँ पर CH3 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 तीन हमारे 1 डिग्री कार्बन है, CH2 हमारा 2 डिग्री कार्बन है और ये हमारा 3 डिग्री कार्बन है। 1 डिग्री कार्बन के पास कई मौके हैं साइड से हैलोजन को जोड़ने के लिए, लेकिन 2 डिग्री कार्बन व 3 डिग्री कार्बन के पास कम मौके हैं। इसके पास केवल एक हाइड्रोजन है और इसके पास केवल 2 हाइड्रोजन है, जिसमें कि ये हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ पर हैलोजन जुड़ सकता है। इसीलिए इस प्रक्रिया में जब हम क्लोरीनेशन की प्रक्रिया को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें जो मेजर प्रोडक्ट मिलना चाहिए था वो 2-chloro-2-methyl ब्यूटेन मिलना चाहिए था, क्योंकि जो हमारा टर्शरी कार्बन मुक्त मूलक है या टर्शरी कार्बन का जो प्रोडक्ट है कार्बोकेटाइन है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो 2-chloro-2-methyl ब्यूटेन ना होकर 1 डिग्री पर सब्स्टिट्यूशन के द्वारा प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 डिग्री में 9 हाइड्रोजन परमाणु हैं, यानी कि इसके पास 9 मौके हैं जिसमें कि ये हाइड्रोजन को हटाकर वहाँ पर क्लोरीन उसके स्थान पर आ सकता है। अब यदि हम ब्रोमिनेशन की बात करें तो ये ब्रोमिनेशन की प्रक्रिया भी ठीक क्लोरीनेशन के समान होती है, परंतु आयोडीनेशन एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, मीथेन को जब आयोडीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराया गया तो हमें आयोडोमीथेन और हाइड्रोजन आयोडाइड प्राप्त हुआ। यहाँ जो हाइड्रोजन आयोडाइड है एक प्रबल अपचायक पदार्थ है, जिसके कारण ये पूरी अभिक्रिया जो है वो आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रिया बन जाती है। अगर हम चाहते हैं कि हमें आयोडोमीथेन एक अच्छी ईल्ड के साथ मिले तो हमें इस अभिक्रिया के लिए या तो सांद्र HNO3 या सांद्र हाइड्रोआयोडिक एसिड इस्तेमाल करना होगा। ये हाइड्रोजन आयोडाइड को ऑक्सीडाइज कर देते हैं और आप देख रहे हैं इस अभिक्रिया में ऑक्सीडाइज करने के बाद इसे आयोडीन और वाटर में परिवर्तित कर दे रहे हैं। तो आयोडीनेशन अगर हम कराना चाहते हैं तो हमें इन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को यूज़ करना होगा। लेकिन बच्चों, फ्लोरीनेशन की प्रक्रिया हम लोग ने अभी तक कोई अभिक्रिया नहीं देखी होगी। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत ही एक्सप्लोसिव रिएक्शन है, डायनामाइट की तरह ये एक्सप्लोड होती है, तो इसलिए अभी तक हम लोग ने कोई अभिक्रिया नहीं देखी है। अब दूसरी प्रिपरेशन मेथड हम लोग देखते हैं एल्कीन्स से। यदि हम एक एसिमेट्रिक या अनसिमेट्रिक एल्कीन को लेते हैं और इसको हम एक हैलोजन एसिड के साथ जोड़ देते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कैसे हैलोजन परमाणु जुड़ेगा। यहाँ पर मार्कोनिकॉफ का रूल लगता है। तो बच्चों, आपको याद होगा 11वीं क्लास में हम लोग ने पढ़ा हुआ है कि जब हम किसी भी असंतृत हाइड्रोकार्बन में कोई हैलोजन एसिड जोड़ते हैं तो जो उसका अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मार्कोनिकॉफ के रूल के अनुसार जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु जुड़ गया, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जुड़ गया, और जहाँ कम हाइड्रोजन परमाणु है वहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अर्थात हैलोजन परमाणु जुड़ गया। तो इसी प्रकार से हम देख रहे हैं अगर प्रोपीन में HCl हम जोड़ते हैं तो मार्कोनिकॉफ के रूल के अनुसार हमें 2-chloro
प्रोपेन की प्राप्ति होती है। लेकिन ये एक्चुअल मैकेनिज्म नहीं है। हम एक दूसरा एग्जाम्पल देखें और इसमें ये क्लोज्ड रिंग स्ट्रक्चर हमने देखा है और यहाँ पर हम HBr जोड़ रहे हैं। तो हम देख रहे हैं मार्कोनिकॉफ के रूल के अनुसार ये एक 3 डिग्री कार्बन एटम है और यहाँ पर 2 डिग्री कार्बन एटम है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं शिफ्ट हो जा रहे हैं और आपका जो अधिक ऋणात्मक एलिमेंट है यानी कि ब्रोमीन वो उस कार्बन से जुड़ा है। यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन परमाणु नहीं है, तो उस कार्बन से जुड़ा है जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम है। तो इस कार्बन परमाणु पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं, इसकी चारों वैलेंसी सैचुरेटेड है, लेकिन इस कार्बन परमाणु के पास एक हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन हमारा इस कार्बन परमाणु से जुड़ जाता है और ब्रोमीन एटम हमारा इस कार्बन परमाणु से जुड़ जाता है। यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्रियाविधि के द्वारा अभिक्रिया होती है। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्या होता है। तो अगर हम ज़्यादातर जो एल्कीन्स होती हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देखती हैं। तो यहाँ पर अगर हम एक हाइड्रोजन हैलाइड को लेते हैं तो हाइड्रोजन हैलाइड का जब बॉन्ड टूटता है विषम विदलन के द्वारा तो हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और हैलोजन परमाणु अधिक विद्युत ऋणी होने के कारण उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब यहाँ पर सबसे पहले क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है तो पाई इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होगा, शिफ्ट होगा, और क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा? जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन परमाणु है। तो हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो RCH C पर प्लस चार्ज हो जाएगा और CH3। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 1 डिग्री कार्बन एटम है और ये आपका 2 डिग्री कार्बन एटम है। ये आपका लेस स्टेबल है और ये कार्बोकेटाइन जो है वो मोर स्टेबल है। और आपको जैसे मालूम है कि इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर जुड़ रहा है और जो फर्स्ट स्टेप होता है ये स्लो स्टेप होता है, मंद गति से होने वाली प्रक्रिया होती है और ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप भी होता है, जिससे हमें रेट, उस रिएक्शन का रेट भी डिटर्मिन होता है। तो आपने देखा कि हमें एक इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन जो है वो 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन प्राप्त हो गया। और आपको मालूम है कार्बोकेटाइनों की स्टेबिलिटी का क्रम भी यही है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब इस कार्बोकेटाइन पर हैलोजन परमाणु अटैक करता है और हमें ये प्रोडक्ट की प्राप्ति होती है। नहीं तो हमारी रिएक्शन रीअरेंजमेंट के द्वारा भी हो सकती है, जिसमें या तो हाइड्राइड आयन शिफ्ट, मिथाइल आयन शिफ्ट या फेनिल आयन शिफ्ट भी हो सकता है। अब हम चलते हैं एक और एग्जाम्पल या प्रश्न की तरफ। अगर हम इस कंपाउंड को लेते हैं जिसमें कि डबल बॉन्ड है और HBr को उसमें रिएक्ट कराते हैं तो मार्कोनिकॉफ के रूल के अनुसार हमें ये प्रोडक्ट मिलना चाहिए। क्योंकि इस कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन की संख्या कम है तो हमारा ब्रोमीन यहाँ जुड़ जाएगा क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और हाइड्रोजन परमाणु इस कार्बन परमाणु पर जुड़ जाएगा। लेकिन एक्चुअली में ये होता नहीं है, ये हमें प्राप्त नहीं होता है। अब हम इसकी मैकेनिज्म को देखें, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं इस कार्बन परमाणु पर शिफ्ट हो जा रहे हैं, यानी कि हमें 2 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन प्राप्त हो जाता है। जबकि आपको मालूम है कि 3 डिग्री वाला जो कार्बोकेटाइन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हाइड्राइड आयन शिफ्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेकर 2 डिग्री वाले कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा, अर्थात ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो जाएगी और हमें अब एक स्टेबल
3 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन जो है वो प्राप्त हो जाता है और हमें जो एक्चुअल प्रोडक्ट है वो प्राप्त होता है। पहले आपने देखा था कि मार्कोनिकॉफ के रूल के अनुसार हमें ये प्रोडक्ट मिल रहा था, लेकिन अब हमें एक्चुअल प्रोडक्ट जो है, जो स्टेबल है, जो अधिक देर तक हमें प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा मार्कोनिकॉफ रूल ही काम नहीं आ रहा है। अधिकतर मार्कोनिकॉफ रूल, जैसे हमने आपको पहले भी बताया था, ये एक शॉर्टकट है कि हम पता करें कि कौन सा प्रोडक्ट हमें मिलने वाला है, लेकिन इसके पीछे जो थ्योरी है वो है कार्बोकेटाइन की थ्योरी। इन कार्बोकेटाइंस की स्थायित्व की को हम देखते हैं। अब एक एक्सेप्शनल केस, आप सभी ने पढ़ा है कि मार्कोनिकॉफ के रूल के साथ साथ एक दूसरा रूल चलता है, पेरोक्साइड इफेक्ट, खराश इफेक्ट, या इसे हम एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल भी कहते हैं। ये केवल बच्चों HBr के लिए ही होता है। अगर हम, और ये केवल पेरोक्साइड्स की उपस्थिति में होता है। अधिकतर आप रिएक्शंस में बेंजोइल पेरोक्साइड को ही एग्जाम्पल के तौर पर लिया जाता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बेंजोइल पेरोक्साइड में जब हम किसी एल्कीन को हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें जो है वो एक एक्सेप्शनल प्रोडक्ट की प्राप्ति होती है। यानी कि अब जो मार्कोनिकॉफ के रूल के अनुसार हमें प्रोडक्ट मिलना चाहिए था वो प्रोडक्ट ना मिलकर हमें दूसरा प्रोडक्ट मिलता है। तो मार्कोनिकॉफ के रूल के अनुसार आपने देखा था कि हाइड्रोजन परमाणु वहाँ जुड़ता था, उस कार्बन परमाणु, डबल बॉन्ड के उस कार्बन परमाणु पर जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा होते थे, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट था वो उस कार्बन परमाणु से जुड़ता था जिसके पास कम हाइड्रोजन परमाणु थे। लेकिन यहाँ पर ये प्रक्रिया उल्टी हो गई। जिस कार्बन परमाणु के पास कम हाइड्रोजन परमाणु है वहीं पर हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, और जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन परमाणु है वहाँ पर ब्रोमीन जुड़ा है। तो ये किस कारण हुआ है? वो इस पेरोक्साइड की उपस्थिति के कारण हुआ है। और ये पेरोक्साइड, क्योंकि ये पेरोक्साइड यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा दिखता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। ये आपका एक कंपाउंड दिया गया हुआ है जिसमें कि एक डबल बॉन्ड है, और यहाँ हम 4 केसेस ले रहे हैं। एक, हमें इसे HCl के साथ रिएक्शन करानी है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। दूसरा HBr के साथ। तीसरा हम रिएक्शन कराएंगे HCl का पेरोक्साइड की उपस्थिति में, और चौथा HBr पेरोक्साइड की उपस्थिति में। तो बच्चों ज़रा सोचिए क्या प्रोडक्ट बनेंगे, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। तो अगर हम HCl, HBr और HCl जो कि पेरोक्साइड की उपस्थिति में दिया गया है, अगर इनके प्रोडक्ट को हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि पहले में HCl जुड़ा था, यहाँ पर हमारा सिंपल मार्कोनिकॉफ का नियम लगेगा। यानी कि जिस कार्बन परमाणु के पास कम हाइड्रोजन परमाणु है वहीं पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमारा जुड़ जाएगा, और दूसरी तरफ ये बॉन्ड हटकर हमारा H जो है परमाणु जुड़ जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम HBr के साथ सिंपल कंडीशन में करेंगे तब भी वही प्रोडक्ट हमें प्राप्त होगा। Cl की जगह अब हमें ब्रोमीन परमाणु वहाँ पर जुड़ जाएगा। HCl का जब हम पेरोक्साइड की उपस्थिति में भी कराते हैं तब भी मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार ही प्रोडक्ट प्राप्त होगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि ये प्रक्रिया केवल जब HBr अभिक्रिया करता है पेरोक्साइड की उपस्थिति में तभी हम एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम जो है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जस्ट रिवर्स हो गया, एंटी हो गया है मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार। अब जिस कार्बन परमाणु के पास कम हाइड्रोजन परमाणु थे वहीं पर हाइड्रोजन जुड़ जा रहा है, और जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन परमाणु थे वहाँ पर Br जुड़ गया है। तो ये क्या है आपका एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। अब हम चलते हैं एलिलिक सब्स्टिट्यूशन पर। यहाँ पर हम लोग ने देखा था कि एल्कीन्स के द्वारा जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है उसके द्वारा हमें एल्किल हैलाइड्स प्राप्त हो रहे थे। अब एक दूसरी प्रक्रिया है जिसे हम एलिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब जैसे कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं, एलिलिक कार्बन परमाणु क्या होता है, यानी कि जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन परमाणु हैं
उनके बगल का जो कार्बन परमाणु, यानी कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन परमाणु ये है और ये वाला है। अब इसके पास तो कोई दूसरा अन्य कार्बन परमाणु वाला तो है नहीं ग्रुप, इसके पास है। तो जो भी आपका सब्स्टिट्यूशन होगा वो इस एलिलिक कार्बन परमाणु पर होगा। यहाँ पर ये ध्यान हमें देना है कि यहाँ पर क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन नहीं है, तो इसका डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको मालूम है कि डबल बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बहुत ही अनस्टेबल होते हैं और हमेशा सबसे पहले टूटने की प्रकृति रखते हैं। तो इसलिए ये अभिक्रियाएं कुछ विशेष परिस्थितियों में ही होती हैं। तो अब जैसे हम प्रोपीन 1 को ले लें, यदि ये किसी हैलोजन के साथ रिएक्शन करता है तो कुछ विशेष परिस्थितियों में ही अभिक्रिया करेगा और डबल बॉन्ड पर कोई प्रभाव ना पड़कर जो इस डबल बॉन्ड के कार्बन से जुड़ा हुआ जो एलिलिक कार्बन है उस पर सब्स्टिट्यूशन हुआ है। एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया और वहाँ पर एक हैलोजन आ गया। तो ये कंडीशंस क्या हो सकती हैं? या तो हम जो रिएजेंट हैलोजन यूज़ कर रहे हैं हाई टेम्परेचर यूज़ करें, जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है प्रोपीन का, क्लोरीन का 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ब्रोमीन का 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर। या हम एक दूसरा रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं NBS, एन ब्रोमो सक्सिनेमाइड। इसमें हमें ये अभिक्रिया या तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या ऊष्मा के उपस्थिति में होता है। तो आप देख रहे हैं फिर यहाँ पर आपका एलिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, आपका ब्रोमीन ग्रुप जो है वो एलिलिक कार्बन से जुड़ गया है। और दूसरा है आपका, नेक्स्ट है आपका सल्फ्यूरिल क्लोराइड की उपस्थिति में। तो सल्फ्यूरिल क्लोराइड की उपस्थिति में भी आपका एलिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो बच्चों, उम्मीद है इस वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद क्लासिफिकेशन देखा और 2 मुख्य मेथड्स देखे एल्किल हैलाइड्स की प्रिपरेशन के। पहला था फ्रॉम एल्केन्स और दूसरा था एल्कीन्स। हम लोगों ने कोशिश की है कि इसके अंतर्गत आने वाली क्रिया विधियों को भी ध्यान में रखा जाए। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो का अंत करती हूँ। धन्यवाद।